लेसन नंबर 4 क्लास 12 एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हम लोग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 25 प्रोफेसर राठी की बुक से हम लोग करने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है प्लीज वो इस वीडियो को देखते समय केवल ध्यान दें कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करें। अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस के लिए आपका क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी है। अश्विनी और आशीष का चिट्ठा दिया गया है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अश्विनी एंड आशीष, मतलब ये दोनों पुराने साझेदार है, पुराने पार्टनर है, अश्विनी और आशीष, और उनकी हमें बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, उन्होंने विवेक को साझेदारी में प्रवेश दिया। दे एडमिटेड विवेक फॉर पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स दे एडमिटेड विवेक इन पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप में विवेक को एडमिशन दिया। तो जब हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, जो मैंने बताया था आपको। पहला अकाउंट तो आपका सीधे सीधे बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट जो बनेगा 3 लोगों का बनेगा, अश्विनी, आशीष, विवेक। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है। बोर्ड पर प्लेस ना आप लोगों को कॉपी में अपने हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। मैं इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। आपका अकाउंट एकदम नॉर्मल वे में बनेगा, इस टाइप से पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये अमाउंट है, इस टाइप से आप लोग अपने हिसाब से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पर इसकी बैलेंस शीट बनती है। वैसे बैलेंस शीट जो होती है एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछी जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाकर दिखाई जाए। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट का। लायबिलिटीज सभी असेट्स होती है। ठीक है, अब हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को सीरियसली जमाते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। अब बैलेंस शीट पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो बैलेंस शीट जो है वो अश्विनी और आशीष के पुराने बिजनेस की है। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आएगा वो देखिए। ख्याति का मूल्यांकन 14,000 में किया गया। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड फॉर 14,000। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ कई लोग इसे नए पार्टनर के द्वारा लाई हुई गुडविल मानते हैं और कई लोग इसे फर्म की गुडविल मानते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है। ख्याति गुडविल 14,000 दी है, लेकिन ये गुडविल फर्म की है ऐसा नहीं लिखा है ना। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन 14,000 पे किया गया, गुडविल का वैल्यूएशन 14,000 पे किया गया। इसका मतलब यह है कि ये पूरी फर्म की गुडविल भी हो सकती है, और विवेक जो नया पार्टनर आया उसकी गुडविल भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो जितना उसका हिस्सा होता है, जितना उसका हक होता है, जितना उसका पार्ट होता है, वो अपने हिस्से के लिए गुडविल लाता है, और उसके द्वारा लाई हुई गुडविल को पीछे पुराने दोनों पार्टनर आपस में अपने अपने अनुपात में अपने अपने रेशो में बांट लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक लॉजिक वाला पॉइंट है। अगर देखिए, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता विवेक एज अ न्यूज पार्टनर एंड ही ब्रिंग्स 14,000 रुपीज फॉर गुडविल, विवेक नया साझेदार है और 14,000 रुपए ख्याति के लाता है, इसका मतलब ये गुडविल विवेक की होती है। देखिए, हमें उस गुडविल को पुराने पार्टनर में बांटना है जो नया पार्टनर अपने घर से अपने हिस्से के लिए लाता है। ये जो ख्याति है, ये जो गुडविल है, ये विवेक ला रहा है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये फर्म की गुडविल है, ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसे 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग इसे देखिए, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि ये 14,000 गुडविल विवेक ला रहा है, जबकि इस चैप्टर में यही होता है। पुराने पार्टनर
नए पार्टनर के हिस्से की लाई हुई गुडविल को आपस में बांटते हैं। मतलब इस चैप्टर में जो गुडविल आती है वो नए पार्टनर के हिस्से की नया पार्टनर अपने घर से लाता है, ठीक है। बट यहाँ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये 14,000 विवेक अपनी गुडविल के ला रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी तो नहीं है कि ये गुडविल फर्म की है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ साफ साफ लिखा होता कि ये ख्याति, ये गुडविल विवेक अपने हिस्से के लिए अपने पार्ट के ला रहा है, he brings 14,000 rupees goodwill for his share, वो अपने हिस्से के लिए 14,000 गुडविल ला रहा है, तो डेफिनेटली हम 14,000 को उठाकर पुराने पार्टनर में बांट देते। लेकिन ऐसा लिखा, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, और ऐसा भी कहाँ लिखा है कि ये फर्म की गुडविल है। तो कुछ लोग इसे फर्म की गुडविल मानकर क्वेश्चन करते हैं और कुछ लोग इसे विवेक की गुडविल मानकर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक टॉपिक डाल देंगे कि ये ख्याति विवेक द्वारा लाई गई मानी गई, ठीक है। तो गुडविल ऑफ ₹14,000 द पार्ट ऑफ विवेक, ये विवेक के हिस्से की ख्याति ऐसा मानकर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इससे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा लेकिन बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। वैसे भी एग्जाम में आपके पास कहाँ आंसर होते हैं, ठीक है। इस गुडविल को विवेक द्वारा लाई हुई गुडविल माना जाएगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और अगर इसे हम फर्म की ख्याति माने, फर्म की गुडविल माने, तो भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। फर्म की गुडविल 14,000 है, 14,000, उसमें विवेक को 1/4 1/4 शेयर देना है, तो 14,000 का 14,000 का 1/4 करेंगे तो विवेक की गुडविल आ जाएगी। इस तरीके से भी किया जा सकता है। दो तरीके हैं। इस वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को इस 14,000 की गुडविल को विवेक ला रहा है उसके हिस्से के लिए ये मानकर करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वहां ऐसा लिखा होता कि ये फर्म की ख्याति है, फर्म की गुडविल है, तो फिर मैं कुछ डिसीजन ले सकता था। कोई डिसीजन ना होने की वजह से, कोई इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं इस गुडविल को विवेक ला रहा है अपने हिस्से के लिए ये मानकर करवा रहा हूं, ठीक है। तो बोलो कितनी गुडविल ला रहा है विवेक? 14,000, 14,000 और नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल को पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। और अगर इसे मैं फर्म की गुडविल मानकर कर रहा हूं तो ये पूरा फर्म की गुडविल है। उसमें विवेक का हिस्सा 1/4 1/4 करेंगे, तो जो नई गुडविल आएगी वो विवेक के हिस्से की आएगी, उसे हम सब में बांटेंगे। लेकिन इसे मैं फर्म की गुडविल नहीं मान रहा हूं, इसे मैं विवेक द्वारा लाई हुई गुडविल मान रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब नया पार्टनर ख्याति का पैसा लाता है, गुडविल का पैसा लाता है, तो नगद लाता है और उसे बाय गुडविल लिखकर हम इन दोनों पार्टनर में बांट देते हैं। अब अश्विनी और आशीष का हमारे पास कोई अनुपात, कोई रेशो ना होने की वजह से हम इन्हें अनुपात, रेशो इक्वल मानकर, बराबर मानकर 7,000 रुपीज गुडविल दे देंगे। गुडविल नए पार्टनर ने लाई लेकिन मिलेगी केवल पुराना। उसके बाद विवेक कैपिटल के पैसे भी ला रहा है, पूंजी के पैसे भी ला रहा है, 15,000 15,000 बाय कैश, और वो उसी के अकाउंट में जाएगी। बताया था मैंने, कैपिटल उसी के अकाउंट में जाएगी और गुडविल ये दोनों के अकाउंट में जाएगी। और लाया विवेक, ठीक है। इसके अलावा अगला एडजस्टमेंट है कि उपस्कर और भवन 5% अवक्षय काटा जाए, ठीक है। आप लोगों को फर्नीचर पर और बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन काटना है। 11th क्लास पढ़ के आ रहे हो बेटा लोगों, 11th क्लास में डेप्रिसिएशन काटने से किसी भी संपत्ति, किसी भी असेट्स की कीमत में, प्राइस में कमी आती है और ये हमारे बिजनेस का नुकसान होता है, लॉस डेबिट में आता है। तो आपको किस किस पर डेप्रिसिएशन काटना है? सबसे पहले आपको काटना है फर्नीचर पर 5%। तो फर्नीचर जो है आप लोगों को 4,000 रुपए दिया है, 4,000, उसका 5% आएगा 200 रुपए, 200 रुपीज। ये आपका नुकसान है, लॉस है, डेबिट में आएगा। आप लिखते हैं टू फर्नीचर, आपको फर्नीचर पे 200 रुपए का नुकसान होगा। ध्यान रखना यहाँ नुकसान आ रहा है। जब बैलेंस शीट बनेगी तो फर्नीचर 200 रुपए से कम करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर पे 200 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। उसके अलावा आपको बिल्डिंग पर भी 5% डेप्रिसिएशन काटना है, भवन पर भी 5% अवक्षय काटना है। तो बिल्डिंग आपकी 25,000 है, 25,000 है, उसका 5% 1250, 1250 हो जाएगा। और ये भी लॉस है, ये भी डेबिट में आएगा। तो बिल्डिंग 1250। अधमरणों पर 5% आरक्षण किया जाए। रिजर्व फॉर 5% क्रिएटेड ऑन डेप्टर। मैंने बताया था कि डेटर पर जब आप रिजर्व बनाते हो,
मतलब आपके डेटर आपका पैसा डुबा देंगे, ये सोचकर आप उस पर रिजर्व बनाते हैं। अधमर्ण यानी देनदार, डेटर, और जब डेटर पे रिजर्व बनेगा, डेटर पे संचय बनेगा, देनदारों पर रिजर्व बनेगा, संचय बनेगा, तो इससे डेटर कम हो जाएगी और ये आपका नुकसान है। नुकसान हमेशा डेबिट में आता है क्योंकि देनदार हमारी संपत्ति है, डेटर हमारी असेट्स है और उस पर रिजर्व बनाया जा रहा है, मतलब हमारे हिसाब से इतना % हमारा पैसा डूब जाएगा, ये हमारे लिए लॉस है, ये डेबिट में आ जाएगा। इसे आप टू BDR कह सकते हो, ठीक है। और इसलिए डेटर देखिए, डेटर आपके 12,000 है, 12,000, उसका 5% 600 आएगा, 600, ठीक है, हो गया। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। वैसे यहाँ डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब लॉस ज्यादा है, ठीक है। देखिए आप कितना आता है, 1250 और 600, 1850 और 200, 2050, 2050। तो यहाँ का टोटल भी 2050 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2050 नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका लॉस है। और लॉस कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। और किसे ट्रांसफर करेंगे? सिर्फ अश्विनी और आशीष को। अब आप बोलेंगे सर लॉस क्यों आया? भैया डेबिट में नुकसान आता है और नुकसान ज्यादा है, प्रॉफिट है ही नहीं। डेबिट में कम पड़ा तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में कम पड़ा तो लॉस होता है, मैंने बताया था। डेबिट का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस ज्यादा है, और लॉस ज्यादा है तो फर्मों को लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा? 2050। और इसे कौन सफर करेगा? इसको कौन अपने ऊपर लेगा? नया पार्टनर काय को लेगा? नया पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है क्या? तो लॉस भी नहीं, इसको सफर करना पड़ेगा। इसे अश्विनी और आशीष आपस में बांट लेंगे। वैसे भी प्रॉफिट और लॉस पुराने पार्टनर ही आपस में बांटते हैं, तो इसके दो हिस्से कर दें, 1025, 1025, 1025, 1025, ठीक है। और जिस प्रकार से टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट पार्टनर को मिल जाता है, उसी प्रकार से बाय लॉस बन जाएगा टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस से कैपिटल कम होगी और कैपिटल डेबिट से होती है कम, ठीक है। और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट से, ठीक है। टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बनता है और बाय लॉस टू लॉस बन जाएगा, ठीक है। ऑन रिवैल्यूएशन जरूर लिखना। अब कैपिटल अकाउंट में और क्या आता है? तो कैपिटल अकाउंट में पहले पुराने पार्टनर की कैपिटल आती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अश्विनी और आशीष की बैलेंस शीट में है, ये है आपकी 12,000, 12,000 और 13,000, 13,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व बना हुआ है, कोई संचय बना हुआ है, तो नए पार्टनर आने के पहले ये दोनों से आपस में बांट लेंगे। कोई अविभाजित लाभ या अनडिवाइडेड प्रॉफिट नए पार्टनर के आने के पहले उसे बांट लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस का टोटल लगा दें। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगा है 19,000, 19,000, 20,000, 20,000 और 15,000, 15,000। यहाँ भी वही आएगा। आपकी बुक से आंसर मैच करे ना करे, बैलेंस शीट मुझे मैच करके दिखानी है आपको, ठीक है। क्योंकि ये बुक से मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने इस गुडविल को नए पार्टनर ला रहा है ये सोचकर क्वेश्चन किया है। अगर मैं इसे फर्म की गुडविल मानकर क्वेश्चन करूं तो आंसर आपकी बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। हम उसे अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी बैलेंस कैसे निकलता है? अश्विनी के पास 12,000 रुपए कैपिटल थी और उसे 7,000 से 7,000 गुडविल का मिला, उसके पास 19,000 रुपए हो गए, जिसमें से उसे लॉस 1,025 का देना पड़ेगा, उसकी कैपिटल उससे कम हो जाएगी, तो उसका बैलेंस आएगा 19,000 में से 9। देखो अश्विनी के पास 19,000 रुपए अकाउंट में है, लेकिन उसे रिवैल्यूएशन का लॉस बिजनेस को देना पड़ेगा, उसके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा, उसके अकाउंट का बैलेंस। वैसे ही बैलेंस कैसे निकलता है? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके। 19,000 19,000 में से 1,000 1,000 गया तो 18,000 आएगा, और 18,000 18,000 में 25 गया तो ये आएगा 17,975, 7,975। आशीष के पास 13,000 रुपए कैपिटल के है और 7,000 7,000 रुपीस गुडविल के है, मतलब आशीष के पास 20,000 रुपए कैपिटल अभी इस वक्त है, उसके अकाउंट से 1,025 1,025 रुपीस लॉस के कट जाएंगे, तो उसके पास बैलेंस बचेगा 18,975, 18,975, ठीक है।
और विवेक तो अभी अभी आ रहा है, उसकी कैपिटल 15,000 है, तो 15,000 ही उसका बैलेंस आएगा, ये हो गया। और ये जो कैपिटल का बैलेंस है यही आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये उन तीनों की नई कैपिटल है। ओके, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय आप लोग केवल और केवल पुरानी बैलेंस शीट के सामने रखें। पुरानी बैलेंस शीट में लेनदार क्रेडिटर 21,000 के थे, 21,000 के, तो 21,000 के ही आएंगे। पुरानी बैलेंस शीट में बिल्स पेएबल देयबल 15,000 का था, 15,000 तो उतना ही आएगा। फिर कैपिटल की बात करें तो पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल दो लोगों की दी है और देगा भी, क्योंकि वो पुरानी बैलेंस शीट है और पार्टनर पुराने दो ही थे। लेकिन नए पार्टनर के आने के बाद जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो नई फर्म की बैलेंस शीट है, यहाँ कैपिटल तीनों की आएगी, अश्विनी, आशीष, विवेक। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, अश्विनी की कैपिटल ये आएगी, आशीष की कैपिटल ये आएगी और विवेक की कैपिटल ये आएगी 15,000, 15,000। उस साइड में आते तो उस साइड में सबसे पहले बैंक है, ठीक है। बैंक कितना है, 20,000 है, 20,000। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक में रखे पैसा कोई प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन इस बिजनेस में कैश भी तो आया है। याद करें मैंने बताया था कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों पैसा नगद लाता है, इससे बिजनेस का कैश बढ़ता है। भले ही आपने कैपिटल उसके अकाउंट में डाला हो, भले ही गुडविल को इन दोनों के अकाउंट में डाला हो, लेकिन ये पैसा उनके अकाउंट से बाहर जुड़ ही गया और अकाउंट बिजनेस के अंदर है, मतलब पैसा बिजनेस के अंदर ही है, इससे बिजनेस का कैश बढ़ेगा। अगर बैलेंस शीट में पुराना कैश होता तो नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल और कैपिटल के पैसे को मैं कैश में प्लस कर देता क्योंकि कैश बढ़ गया, लेकिन बैलेंस शीट में कैश नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में कैश नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि बिजनेस में कैश नहीं होगा, बिजनेस में कैश आ गया। कैसे आया, नया पार्टनर अपने साथ गुडविल का कितना पैसा लाया, गुडविल का 14,000, 14,000 और कैपिटल का 15,000, 15,000। इस प्रकार हमारे बैलेंस शीट में 29,000, 29,000 रुपीस कैश आ गया, ठीक है। उसके बाद डेटर देखिए आप, डेटर आपके 12,000, 12,000 के। ये कैसे बदले, इनमें क्या चेंजेस आया, इनमें ये चेंजेस आया कि आपने डेटर पे रिजर्व बनाया है, संचय बनाया है, इससे डेटर कम हो जाएंगे। कितने से कम हो जाएंगे, 600 से। तो आप इसमें से 600 माइनस करें तो आपके न्यू डेटा 11,400, 11,400 के आएंगे। नेक्स्ट असेट फर्नीचर है। फर्नीचर जो है बैलेंस शीट में 4,000, 4,000 का दिया है। इसमें क्या चेंजेस आया, बिल्कुल चेंजेस आया, डेफिनेटली चेंजेस आया। आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन क्रिएट किया है और उससे फर्नीचर की वैल्यू डाउन हुई है, तो आपको बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू 200 रुपीज, 200 रुपए से कम करके दिखानी पड़ेगी। तो आपका न्यू फर्नीचर आएगा 3,800, ठीक है। और लास्ट असेट जो आपकी है वो बिल्डिंग है, और आप देखिए कि आपकी जो बिल्डिंग है वो 25,000 है, 25,000। उसमें भी चेंजेस आया, उस पर भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया है 1250, 1250, तो उससे बिल्डिंग का प्राइस डाउन हो जाएगा, ठीक है। और 25,000 में से जब 1,250 माइनस करेंगे तो आप क्या आएगा, सोचिए 25 में बन गया 24 और 24 में से 250 जाएगा तो 23,750 रुपीस आएगा। और इस टाइप से जब बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल लगाओगे तो टोटल सेम आएगा, भले बुक से मैच करे ना करे, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम अगर हुआ तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। क्वेश्चन अलग अलग मेथड से किए जा सकते हैं, अलग अलग पोस्टुलेट, अलग अलग सिद्धांत लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपकी बैलेंस शीट अगर मैच होगी तो आपने किसी भी मेथड से क्वेश्चन किया हो सही माना जाएगा, इसका ध्यान रखना, ओके। ये टोटल आप लोग लगा देना, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं। मैं आगे पीछे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन इजी क्वेश्चंस हम पहले करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड साझेदार है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर। अब देखिए आपके पुराने पार्टनर अब 2 नहीं है, 3 है, ठीक है।
और उनके बीच में कोई अनुपात नहीं है, कोई रेशो नहीं है, मतलब इनमें जो कुछ भी बांटा जाएगा वो बराबर बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा, लेकिन पुराने आप 3 है, ठीक है। बैलेंस शीट दी हुई है, नो प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 2018 को ए को बराबरी की साझेदारी में प्रवेश देना है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एग्री टू गिव एडमिशन टू ए इन इक्वल पार्टनरशिप। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने ए को अपना पार्टनर बनाया इन इक्वल पार्टनरशिप, जो पहले से बराबर है, मतलब उन तीनों का जो अनुपात है, उन तीनों का जो रेशो है वो आपस में बराबर है, इक्वल है। तो इसी कंडीशन में आपका पहला अकाउंट तो वही बनेगा जो हमेशा बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर को बटेगा, और इस सवाल में, इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर 3 है, ओके। और अगला अकाउंट जो बनेगा वो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, और इस बार जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो 4 लोगों का बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दे दे, कौन कौन से 4 लोगों का भैया? X, Y, Z एंड लास्ट A जो न्यू पार्टनर है, ठीक है। और लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी, तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा, आपको बैलेंस शीट में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट शायद एग्जाम में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे बैलेंस शीट बनाने की, ठीक है। तो देखते हैं समायोजन एडजस्टमेंट। वह 1500 रुपए ख्याति प्रीमियम के दे रहा है, ही ब्रिंग्स 1500 रुपीज फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। अब देखिए, अब साफ साफ लिख दिया कि जो नया पार्टनर है ए, वो ख्याति के गुडविल के 1500 रुपए दे रहा है, मतलब ये गुडविल डेफिनेटली ए की ही है, ठीक है। नया पार्टनर ए ख्याति के लिए, गुडविल के लिए 1500 रुपए दे रहा है, तो उसे हम पुराने पार्टनर में बांटेंगे बाय गुडविल, और 3 हिस्से करेंगे उसके, क्योंकि पुराने पार्टनर 3 है, तो 1500 1500 के 3 पार्ट्स जब करेंगे तो 500 500 500 और 500 इस टाइप से हो जाएगा। और नया पार्टनर पूंजी के, कैपिटल के 18,000 ला रहा है, तो बाय कैश, और ये उसी के अकाउंट में आएगी, क्योंकि इस पर उसी का हक है, उसी का राइट है, ओके। उसके बाद लिखा है कि मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य 950 और 380 आका जाए। आका जाए मतलब लगाया जाए, लगा जाए मतलब अब ये उनकी नई कीमत तय की गई है, मतलब उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है। इंग्लिश में मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी वैल्यूड ऑफ ₹950 एंड 380, ये लाइन लिखी हुई आ गई है। मशीनरी एंड फर्नीचर आर रीवैल्यूड, मशीनरी और फर्नीचर का मूल्य आका गया, मशीनरी एंड फर्नीचर वॉज रीवैल्यूड, मतलब उसने मशीन और फर्नीचर का मूल्यांकन किया है, रिवैल्यूएशन किया है। और जब भी आपका किसी संपत्ति का, किसी असेट्स का मूल्यांकन किया जाता है, रिवैल्यूड किया जाता है, तो हमें उसे देखना पड़ेगा कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो मशीनरी का मूल्यांकन, मशीनरी का वैल्यूएशन, नया मूल्यांकन, नया वैल्यूएशन समायोजन में, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 950 950, और बैलेंस शीट में मशीन की पुरानी कीमत 1200 है 1200। इसका मतलब 1200 रुपए की मशीन जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है, नए पार्टनर के आने के बाद उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन 950 पे किया गया, मतलब 1200 की मशीन 950 रुपीज पर आ गई। मतलब उनके बीच में जो 250 रुपए का गेप आया 250 का, वो हमें बताता है कि मशीन कम हुई है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में 1200 की थी 1200 की, और यहाँ वो 950 की है, मतलब बैलेंस शीट के मुकाबले हमारी नई मशीन, सॉरी हमारी पुरानी मशीन कम होकर 950 950 में आ गई। मतलब मशीन की कीमत में 250 रुपए की कमी आई, 250 रुपीज का डिक्रीजिंग हुआ, मशीन का कम होना हमारे लॉस है, और लॉस डेबिट में आता है। ध्यान रखना, यहाँ जितने से मशीन कम हो रही है उतना दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में मशीन में से उतना कम करके दिखाएंगे। फर्नीचर का मूल्य आका गया, फर्नीचर को भी वैल्यूड किया गया, मतलब फर्नीचर का नया प्राइस 380 दे रहा है, और पुराना प्राइस जो है 400 है, मतलब 20 रुपए से 20 रुपीज से फर्नीचर कम हुआ है, ठीक है। ये भी नुकसान है, ये भी लॉस है, असेट्स कम हो रही है। टू फर्नीचर शॉर्टकट लिख रहा हूँ 20 रुपीज,
ठीक है। अब इन दोनों संपत्तियों का, इन दोनों असेट्स का मूल्यांकन करके दिया था, वैल्यूड करके दिया था, इसलिए हमने इसे पुराने बैलेंस शीट से इसकी तुलना करी, इसको कंपेयर किया। आगे लिखा है स्कंद का मूल्य 450 से बढ़ाया जाए, स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 450। अब वो स्टॉक की नई कीमत नहीं दे रहा, सॉरी उसने स्टॉक का नया प्राइस नहीं दिया है, उसने डायरेक्ट स्टॉक को बढ़ा देने का बोला है। हिंदी मीडियम स्कंद का मूल्य 450 से बढ़ाया जाए, यानी आपको स्कंद का नया मूल्य नहीं दिया है, डायरेक्ट बढ़ाने का बोल दिया है। इंग्लिश मीडियम स्टॉक इंक्रीज बाय 450, आपको स्टॉक डायरेक्ट 450 से बढ़ा देना है, ठीक है। और स्टॉक का बढ़ना हमारे लिए फायदा होगा क्योंकि वो हमारी असेट्स है, संपत्ति है, संपत्ति या असेट जब बढ़ती है तो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है बाय स्टॉक। स्टॉक सीधे बढ़ रहा है, इसका नया प्राइस नहीं है, सीधे बढ़ेगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन एंड। अब आप क्या करोगे, देखिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा है यानी प्रॉफिट ज्यादा है, तो फर्मों को प्रॉफिट होगा। 450 में से 270 माइनस करें तो आपके फर्मों को प्रॉफिट होगा, जिसे आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे और केवल 3 लोगों को बांटेंगे क्योंकि उस पर 3 ही लोगों का अधिकार है, क्योंकि रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन का अधिकार राइट पुराने पार्टनर का होता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 180 रुपए, और इसे 3 पार्टनर में कैसे बांटोगे आप, इक्वल इक्वल, बराबर बराबर। तो 3 लोगों को बांटने के लिए 60 60 60 60 60 60 बांट दिया जाए। उसके बाद 2 प्रॉफिट बन जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 60 60 60। प्रॉफिट केवल पुरानों को ही मिलेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल पहले आती है तो बैलेंस शीट से लाएंगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन XYZ की जो कैपिटल है वो है 2000 750 1750 1750 और 1500 1500। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, लायबिलिटीज में दायित्वों की संचय है, रिजर्व, तो इन पुरानों में बांट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्रेडिट का टोटल लगाएंगे और डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। डेबिट में कुछ नहीं होने की वजह से ये जो बैलेंस आएगा वही उनका फाइनल बैलेंस आ जाएगा। तो लगाए 2560 25 60, ये हो गया आपका 2000 1750 और 500 1750 2200 2310 23 10, ठीक है। ये हो गया आपका 2060 2060 और ये आएगा 1800 1800। अरे 18000, सॉरी 1800 है, 1800 है, मैंने 18000 लिख दिया था, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक होती है। अब यही आपका बैलेंस आ जाएगा, देखिए ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद यही आपका बैलेंस आता है, ओके। क्योंकि डेबिट में कोई नंबर है ही नहीं तो यही तो आपका बैलेंस आ जाएगा, और यही बैलेंस फिर आपका बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये सभी पार्टनर की नई पूंजी है, नई कैपिटल है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पुरानी बैलेंस शीट सामने रखिए, क्रेडिटर लेनदार ऋणदाता 3000 के 3000 के थे तो अभी भी 3000 के ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। कैपिटल पूंजी पुरानी बैलेंस शीट में 3 लोगों की है, नई बैलेंस शीट में 4 लोगों की आएगी और वो ये आएगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उस साइड में चले जाएं, उस साइड में मशीनरी सबसे पहले आपको मिलेगी। मशीनरी जो थी वो 1200 की 1200 की थी और उसमें 250 रुपीज कम हुआ है, बताया था मैंने आपको। तो 250 250 कम करके आपकी नई मशीन हो जाएगी 950 950। उसके बाद फर्नीचर पे चले जाए, फर्नीचर जो था आपका 400 का था 400, उसमें 20 रुपए कम हुए, 20 रुपीज कम हुए, तो 20 रुपीज लेस करके आपका फर्नीचर आएगा 380 380, ठीक है। आप एडजस्ट कर ले, ब्लैक बोर्ड पे इतना पेज नहीं है, आगे लिखा हुआ है
अगला एसेट है स्टॉक। स्टॉक जो है आपका पुराना वाला दिया हुआ है 2650, और हम जानते हैं कि हमारा स्टॉक 450 से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो इसमें 450 डायरेक्ट प्लस कर दे, तो आपका जो नया स्टॉक होगा 3100 3100 का आ जाएगा। उसके बाद डेटर है, डेटर जो है वो 3780 3780 के हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं है, कैसे रहेगा। और लास्ट में कैश जो है वो 220 है, और ये पुराने पार्टनर की कैश है, तो क्या नया पार्टनर खाली आता है भैया? नहीं ना, वो तो कैपिटल के 1800 1800 और गुडविल के 1500 1500, मतलब ये दोनों पैसा नया पार्टनर लाया है नगद, कैपिटल का और गुडविल का। इस टाइप से नया पार्टनर 3300 रुपए 3300 रुपीस नगद लाया है, तो इससे कैश बढ़ जाएगा, तो आपका कैश जो हो जाएगा 3520 हो जाएगा। और फिर जब आप बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल लगाओगे तो सेम टोटल आएगा, और ये आपका काम है। प्लीज इसे आप लोग करके देखिए। ओके।